हेलो एवरीवन, अध्ययन कक्ष में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग पार्ट 2 की। जो आपका पार्ट 1 था उसमें हम गाइडेंस की बात ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काउंसलिंग की। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे तो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि काउंसलिंग क्या होती है, तो आई होप कि वहां से आपको थोड़ा सा आइडिया तो लगा होगा कि काउंसलिंग होती क्या है। अब यदि हम काउंसलिंग को समझे कि काउंसलिंग क्या होती है, so counseling is an interactive learning process in which the counselor helps the counselees to understand the cause of difficulties and guide them to sort out issues and reach decisions। तो जो काउंसलिंग है वो एक इंटरेक्टिव लर्निंग प्रोसेस है। ठीक है, आपको याद रखना है कि एक ऐसा प्रोसेस है जो कैसा है, इंटरेक्टिव है। ठीक है, और यहाँ पर जो काउंसलर है यानी जो थेरेपिस्ट है वो काउंसली की हेल्प करता है। जो काउंसली है वो पर्सन होता है जिसको कि किसी की हेल्प की जरूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो थेरेपिस्ट है, यहाँ पर जो काउंसलर है वो काउंसली की हेल्प करता है कि वो अपनी डिफिकल्टीज को समझ पाए और उसको वो गाइड करता है कि वो अपने प्रॉब्लम्स को, इश्यूज को सॉल्व कर सके और किसी डिसीजन पर वो पहुंच सके। अब यदि हम काउंसलिंग की एक डेफिनेशन देखें तो कार्ल रॉजर के अनुसार काउंसलिंग इज अ सीरीज ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट with the individual which aims to offer him assistance in attitude and behavior। तो जो कार्ल रॉजर है इनके अनुसार जो काउंसलिंग है ये क्या है, इट इज अ सीरीज ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। मतलब कि ये क्या है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की एक सीरीज है जहां पर जो इंडिविजुअल है, ठीक है, मतलब कि जिस इंडिविजुअल को हेल्प की जरूरत है उसके साथ क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट होता रहता है। ठीक है, और इसका एम होता है कि हमें उस इंडिविजुअल को असिस्टेंस देनी है, उसको सपोर्ट देना है उसके एटीट्यूड में और उसके बिहेवियर में। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे लेवल्स ऑफ काउंसलिंग की। तो जो काउंसलिंग है उसके 3 लेवल रहते हैं, इनफॉर्मल काउंसलिंग, नॉन स्पेशलिस्ट काउंसलिंग एंड प्रोफेशनल काउंसलिंग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनफॉर्मल काउंसलिंग की। तो जो इनफॉर्मल काउंसलिंग है ये किसी ऐसे पर्सन के द्वारा दी जाती है जो कि उसकी अप्रोच में होता है और जो कि उसको समझ पाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो पर्सन होते हैं वो जरूरी नहीं है कि कोई प्रोफेशनल हो। यहाँ पर जो पर्सन आपको काउंसलिंग दे रहा है, जो आपको असिस्टेंस दे रहा है, आपको गाइड कर रहा है, वो आपके आंटी, अंकल, फ्रेंड, कलीग कोई भी पर्सन हो सकता है। तो जो इनफॉर्मल काउंसलिंग होती है यहाँ पर आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो पर्सन काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहा है ये जरूरी नहीं है कि वो क्या है, प्रोफेशनल हो। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपके कोई फ्रेंड है, कोई कलीग है जो कि आपकी हेल्प कर रहा है, आपको सपोर्ट दे रहा है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए, तो उस चीज को हम यहाँ पे इनफॉर्मल काउंसलिंग कहेंगे। नेक्स्ट अब हमारे पास है नॉन स्पेशलिस्ट काउंसलिंग। जो आपकी नॉन स्पेशलिस्ट काउंसलिंग है यहाँ पर जो आपको काउंसलिंग है, जो हेल्प है वो किसी दूसरे एरिया के स्पेशलिस्ट के द्वारा दी जाती है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर जो काउंसलिंग दे रहा है वो पर्सन कोई क्वालिफाइड काउंसलर नहीं होगा, वो किसी और एरिया के स्पेशलिस्ट होते हैं, जैसे कि टीचर हो गए, डॉक्टर हो गए, या फिर कोई लॉयर हो गया, या फिर कोई रिलीजियस प्रीचर हो गया। मतलब कि जो कोई धार्मिक संदेश देते हैं, ऐसे कोई पर्सन है जब वो आपको किसी चीज के लिए हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं, तो उसे हम नॉन स्पेशलिस्ट काउंसलिंग कहते हैं। यहाँ पर ये जो स्पेशलिस्ट है ये किसी इंडिविजुअल को, मतलब कि ऐसा इंडिविजुअल जिसे कि हेल्प की जरूरत होती है, ये उसे कुछ अल्टरनेटिव तरीके प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपनी जो डेली लाइफ में उसको प्रॉब्लम्स आ रही है, जो भी उसकी लाइफ में इश्यूज है, वो उन प्रॉब्लम्स के साथ डील कर सके और उनको सॉल्व कर सके। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं प्रोफेशनल काउंसलिंग की। तो जो प्रोफेशनल काउंसलर होते हैं वो ऐसे इंडिविजुअल होते हैं जिन्हें की स्पेशल ट्रेनिंग मिली होती है काउंसलिंग में। ठीक है, मतलब कि उनके पास क्वालिफिकेशन होती है, वो बिल्कुल प्रोफेशनल काउंसलर होते हैं, उनका काम ही होता है कि उनको काउंसलिंग करनी है। और ये जो काउंसलर होते हैं ये पर्सन की सोशल, इमोशनल और जो उसकी पर्सनल प्रॉब्लम्स होती है उनके साथ डील करते हैं, उनको उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में वो डिफरेंट टेक्निक्स का यूज करते हैं, कुछ प्रोफेशनल टेक्निक्स का यूज करते हैं और उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उनकी हेल्प करते हैं। तो आपने याद रखना है कि जो लेवल ऑफ काउंसलिंग है उसमें 3 लेवल आते हैं, इनफॉर्मल काउंसलिंग, नॉन स्पेशलिस्ट काउंसलिंग एंड प्रोफेशनल काउंसलिंग।
जो आपकी इनफॉर्मल काउंसलिंग है, यहाँ पे आपको याद रखना है कि आपकी इनफॉर्मली होती है, मतलब कि यहाँ पर कोई भी इंडिविजुअल जब किसी इंडिविजुअल की हेल्प करता है, वो आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, आपके कलीग भी हो सकते हैं, आपकी आंटी अंकल, कोई भी पर्सन वो हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है उसकी कोई जरूरत नहीं होती है। और जो आपकी नॉन स्पेशलिस्ट काउंसलिंग है, यहाँ पर ऐसे स्पेशलिस्ट जो कि किसी दूसरे एरिया से बिलोंग करते हैं, वो जब आपको किसी चीज में असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं, आपको आपकी प्रॉब्लम को समझने में, उनको सॉल्व करने में हेल्प करते हैं, तो उसे हम नॉन स्पेशलिस्ट काउंसलिंग कहते हैं। और जो आपकी प्रोफेशनल काउंसलिंग है, यहाँ पर प्रोफेशनल काउंसलर जिन्हें की ट्रेनिंग मिली होती है काउंसलिंग की, वो आपकी प्रॉब्लम को समझते हैं, उसको सॉल्व करने में आपकी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो गाइडेंस है, काउंसलिंग है, उसके एम्स क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। ज्यादातर यहाँ पर हम फोकस करेंगे अपना काउंसलिंग के ऊपर। तो जो आपकी गाइडेंस और काउंसलिंग है, इसका मेन होता है कि ये क्लाइंट्स को खुद को समझने में और उनको जैसे वो है वैसे खुद को एक्सेप्ट करने में उनकी हेल्प करती है। इसी के साथ जो काउंसलिंग है, ये स्टूडेंट को हेल्प करती है कि वो खुद की हेल्प खुद कर सकें, खुद को वो समझ सकें। इसी के साथ जो काउंसलिंग है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि हमें जो क्लाइंट है, ठीक है, जिस इंडिविजुअल को हमारी हेल्प की जरूरत होती है, उसमें एक स्पॉन्टेनियस चेंज लाना, ये आपका काउंसलिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है, मुख्य उद्देश्य है। इसी के साथ आपको याद रखना है कि जो काउंसलिंग है, ये क्लाइंट्स को हेल्प करती है कि वो अपनी प्रॉब्लम को इफेक्टिवली मैनेज कर सकें। इसी के साथ जो काउंसलिंग है, इट एनेबल क्लाइंट टू मेक एफिशिएंट यूज ऑफ अनयूज्ड एंड अंडर यूज्ड अपॉर्चुनिटीज। मतलब कि जो काउंसलिंग है, ये क्लाइंट्स को ऐसी अनयूज्ड या फिर अंडर यूज्ड अपॉर्चुनिटी, मतलब कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसका यूज नहीं किया गया है या फिर बहुत कम यूज किया गया है, तो ये इन अपॉर्चुनिटीज को एफिशिएंट तरीके से यूज करने में क्लाइंट की हेल्प करती है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो काउंसलिंग है, गाइडेंस है, ये क्लाइंट को हेल्प करती है खुद को समझने में, ठीक है, और जैसे वो है वैसे खुद को एक्सेप्ट करने में उनकी हेल्प करती है। इसके साथ वो क्या करती है, क्लाइंट में स्पॉन्टेनियस चेंज को लाना चाहती है, और ये क्लाइंट की हेल्प करती है कि वो अपनी प्रॉब्लम को सही से मैनेज कर सके और जो अनयूज्ड अपॉर्चुनिटीज हैं उनका वो एफिशिएंट तरीके से यूज कर सके। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ काउंसलिंग की। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो काउंसलिंग है वो किन प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस, प्रिंसिपल ऑफ परमिसिवनेस, प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट, प्रिंसिपल ऑफ थिंकिंग विद द इंडिविजुअल, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग एंड प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी एंड आइडल्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस की। तो जो प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस है, ये कहता है कि हर एक पर्सन जिसको की काउंसलिंग चाहिए, ठीक है, जो कि काउंसलिंग ले रहा है, हमें उस इंडिविजुअल को ऐसे ट्रीट करना है कि उसकी क्या है, यूनिक नीड्स है, ठीक है। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई दो पर्सन किसी सेम रीजन के लिए काउंसलिंग ले। तो यहाँ पर हमें जो काउंसलर है, ठीक है, जो काउंसलर है उसको ये फैक्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हर एक इंडिविजुअल की डिफरेंट नीड्स हैं, ठीक है, तो उससे जो काउंसलिंग चाहिए वो भी डिफरेंट होगी, तो उसे ये चीज एक्सेप्ट करनी है। तो जो काउंसलर है उसे इस चीज को एक्सेप्ट करना होगा कि हर एक इंडिविजुअल की क्या है, यूनिक नीड्स होती हैं, डिफरेंट नीड्स होती हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ परमिसिवनेस। तो जो प्रिंसिपल ऑफ परमिसिवनेस है, ये कहता है कि जो काउंसलिंग का प्रोसेस है, इसे ये अलाउ करना चाहिए कि जो एनवायरनमेंट है उसे इंडिविजुअल के हिसाब से डेवलप किया जाए, ठीक है। इसी के साथ ये प्रिंसिपल कहता है कि जो काउंसलिंग का प्रोसेस है उसे इस तरीके से डेवलप करना चाहिए कि जो इंडिविजुअल है उसमें ऑप्टिमिज्म की भावना आए। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट। तो जो प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट है, ये कहता है कि काउंसलिंग में, ठीक है, जो काउंसलर है उसे इंडिविजुअल की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करनी है। मतलब कि ऐसा पर्सन जो कि काउंसलिंग ले रहा है, जिसको कि काउंसलिंग की जरूरत है, उसकी जो फीलिंग्स है, उन फीलिंग को काउंसलर को क्या है, काउंसलिंग के प्रोसेस का एक इंटीग्रल पार्ट के रूप में रखना है। उसे इंडिविजुअल की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करनी है और उसे समझना है। अब नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ थिंकिंग विद द इंडिविजुअल। तो हम सभी जानते हैं कि जो काउंसलिंग है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो कि इस बात पर एम्फसाइज करता है कि हमें इंडिविजुअल के साथ सोचना है, ठीक है। मतलब कि जो पर्सन काउंसलिंग ले रहा है उस पर्सन के साथ दूसरे पर्सन को सोचना होगा।
मतलब कि जो काउंसलर है, यदि वो जिस इंडिविजुअल को की हेल्प की ज़रूरत होती है, जिसको कि हम काउंसलिंग कहते हैं, यदि जो काउंसलर है, यदि वो काउंसलिंग के थॉट प्रोसेस के हिसाब से सोचेगा, तो जो काउंसलर है, वो अपने क्लाइंट के साथ सही से काम कर सकता है और उस इंडिविजुअल को प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में उसकी हेल्प सही तरीके से वो कर सकता है। तो आपको याद रखना है कि जो काउंसलर है, उसको अपने क्लाइंट्स की थिंकिंग के साथ सोचना होता है, उसकी थिंकिंग को, उसके थॉट प्रोसेस को मैच करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। तो जो प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग है, इसका कहना है कि जो काउंसलिंग है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लर्निंग इन्वॉल्व है, ठीक है, और ये आपका लर्निंग पर आधारित है। लर्निंग के बहुत सारे एलिमेंट्स आपके काउंसलिंग में इन्वॉल्व है, इसके साथ जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी विद द आइडल्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो जो काउंसलिंग है और उसके जितने भी सिद्धांत है, ये सभी आपके डेमोक्रेसी के आइडल से जुड़े हुए हैं। और जो डेमोक्रेसी के आइडल है, ये आपके इंडिविजुअल को एक्सेप्ट करने में, उसको रिस्पेक्ट देने में, उसकी फीलिंग को समझने पर जोर देते हैं। जब भी हम बात करते हैं आइडल्स ऑफ डेमोक्रेसी की, तो जो रिस्पेक्ट है, ये इंडिविजुअल का राइट है, ठीक है, उस इंडिविजुअल का अधिकार है। तो हमें क्या है, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उस इंडिविजुअल को जैसा हो वैसे उसको एक्सेप्ट करना है, उसकी जो यूनिक नीड्स है उनको एक्सेप्ट करना है और उस हिसाब से उस इंडिविजुअल को काउंसलिंग देनी है। तो आपको याद रखना है कि जो काउंसलिंग है वो आपके डेमोक्रेसी के आइडल्स पर बेस्ड है। अब ये तो होगी प्रिंसिपल ऑफ काउंसलिंग की बात। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सम एथिकल प्रिंसिपल ऑफ काउंसलिंग। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो काउंसलिंग है उसके कुछ एथिकल प्रिंसिपल क्या है। तो इसमें हम बात करेंगे बीइंग ट्रस्टवर्दी, ऑटोनॉमी, बेनिफियंस, नॉन मेलिफियंस, जस्टिस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बीइंग ट्रस्टवर्दी की। तो इस प्रिंसिपल के अनुसार जो काउंसलर है उसको ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए। मतलब कि क्लाइंट ने जो ट्रस्ट उसमें दिखाया है उसको उसके हिसाब से एक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो मतलब कि जो काउंसलर है वो कैसा है, ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, विश्वास करने के लायक होना चाहिए। अब जब भी कोई पर्सन काउंसलिंग लेता है तो उस प्रोसेस के दौरान जो क्लाइंट है वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन को काउंसलर के साथ शेयर करता है। तो जो काउंसलर है ये उसके एथिक्स में होना चाहिए कि वो अपने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखे और किसी भी पर्सन के साथ उस क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को वो शेयर ना करें। तो सबसे पहला एथिकल प्रिंसिपल है कि जो काउंसलर है उसको ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है ऑटोनॉमी प्रिंसिपल। तो जो ऑटोनॉमी प्रिंसिपल है ये इस बात पे एम्फसाइज करता है कि जो क्लाइंट है उसको राइट है खुद को गवर्न करने का। मतलब कि जो क्लाइंट है उसका बहुत जरूरी है कि वो काउंसलिंग प्रोसेस में खुद पार्टिसिपेट करे, विलिंगली अपनी इच्छा से वो उस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करे। मतलब कि जो काउंसलर है उसको कोई राइट नहीं है क्लाइंट को मैनिपुलेट करने का, ठीक है। जो क्लाइंट है वो खुद अपनी इच्छा से काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए। मतलब कि जो क्लाइंट है उसको क्या है, ऑटोनॉमी है, उसको राइट है कि वो खुद को खुद गवर्न कर सकता है। तो आपको याद रखना है कि जो काउंसलर है उसको कोई राइट नहीं होता कि वो अपने क्लाइंट को मैनिपुलेट करे। नेक्स्ट प्रिंसिपल है बेनिफियंस। तो जो बेनिफियंस प्रिंसिपल है ये कहता है कि जो काउंसलर है उसको अपना काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो इस तरीके से करना है कि आपका क्लाइंट के भले में हो। मतलब कि उसको अपना काउंसलिंग का काम इतने अच्छे से करना है कि उससे क्लाइंट का अच्छा हो, क्लाइंट के इंटरेस्ट में हो। इसी के साथ जो काउंसलर है उसको जितने भी रिसोर्सेज वहां पे अवेलेबल है उन सभी रिसोर्सेज का इस्तेमाल सबसे बेहतर तरीके से करना है ताकि क्लाइंट का भला हो सके। मतलब कि जो काउंसलर है उसको अपने काउंसलिंग के प्रोसेस को इस तरह से करना है कि वो सभी चीजें आपके क्लाइंट्स के बेनिफिट में हो, उसके लिए वो सारी चीजें बेनिफिट रखती हो। इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल है नॉन मेलेफियंस। तो जो प्रिंसिपल ऑफ नॉन मेलेफियंस है ये कहता है कि जो काउंसलर है उसको ये चीज इंश्योर करनी है कि क्लाइंट को किसी भी तरीके से कोई हार्म नहीं हो। मतलब कि जो काउंसलर है उसको ये चीज इंश्योर करनी होती है कि जो क्लाइंट है उसको किसी भी तरीके से एक्सप्लॉइट नहीं किया गया हो, ना ही फाइनेंशियली, ना ही इमोशनली और ना ही सेक्सुअली, ठीक है। मतलब कि जो क्लाइंट है उसको कोई भी हार्म नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ ये इस चीज पर भी एम्फसाइज करती है कि जो काउंसलर है वो किसी भी तरह की माल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। तो जो प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस है ये कहता है कि जो काउंसलर है उसको अपने क्लाइंट्स को, ठीक है, उसकी डिफरेंट नीड्स के हिसाब से उसको बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करनी है।
इसी के साथ जो प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस है, ये इस बात पर भी एम्फसाइज करता है कि क्लाइंट के साथ, मतलब कि जो भी क्लाइंट है सभी के साथ फेयर और इम्पार्शियल ट्रीटमेंट करना है। मतलब कि किसी के साथ भी पार्शियलिटी नहीं करनी है और सभी क्लाइंट्स को बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करनी है। मतलब कि जो भी क्लाइंट्स की डिफरेंट डिफरेंट नीड्स है, ठीक है, हर एक क्लाइंट की डिफरेंट नीड होती है, डिफरेंट रीजन होते हैं, तो उन रीजन के हिसाब से सभी क्लाइंट्स को उसको बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करनी होती है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। तो जो प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये कहता है कि जो काउंसलर है उसको अपनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसको सेल्फ रिस्पेक्ट करनी चाहिए और इसके लिए वो अपने प्रोफेशन से रिलेटेड बहुत सारी नॉलेज को एक्वायर कर सकता है, खुद को समझ सकता है, खुद की केयर कर सकता है। इससे क्या होता है, इससे ऐसा होता है कि जो काउंसलर है उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, ठीक है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और इसी के साथ वो अपनी जो सर्विस है, ठीक है, अपना जो प्रोफेशन है उसको वो बहुत अच्छे से कर पाता है, उसमें वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पाता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ काउंसलिंग की। तो जो काउंसलिंग है वो 3 तरह की होती है, डायरेक्टिव काउंसलिंग, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग और इक्लेक्टिक काउंसलिंग। तो चलिए अब एक एक करके सबके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्टिव काउंसलिंग की। तो जो डायरेक्टिव काउंसलिंग है इसके बारे में आपको याद रखना है कि इसके चीफ एक्सपोनेंट यानी जो मुख्य प्रतिपादक हैं वो बीजी विलियमसन है, ठीक है, आपको इनका नाम याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। इसी के साथ आपको याद रखना है कि जो डायरेक्टिव काउंसलिंग है ये आपके काउंसलर ओरिएंटेड है। मतलब कि यहाँ पर जो सेंटर है वहां पर काउंसलर का रोल होता है। मतलब कि जो डायरेक्टिव काउंसलिंग है यहाँ पर जो काउंसलर है वो मेजर रोल प्ले करते हैं। यहाँ पर जो काउंसलर है ये प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं, फिर उसको डायग्नोस करते हैं, ठीक है, और फिर उसका सॉल्यूशन इंडिविजुअल को यानी जो क्लाइंट होता है उसको प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह की काउंसलिंग में यानी कि जो डायरेक्टिव काउंसलिंग है यहाँ पर जो काउंसलर है वो मेन रोल प्ले करते हैं। जो आपकी डायरेक्टिव काउंसलिंग होती है यहाँ पर जो काउंसलर होता है वो अपने क्लाइंट्स की थिंकिंग को डायरेक्ट करता है, ठीक है, यहाँ पर वो क्लाइंट को इन्फॉर्म करता है, उसे एक्सप्लेन करता है, उसे इंटरप्रेट करता है और क्लाइंट को एडवाइस करता है। तो आपको याद रखना है कि जो डायरेक्टिव काउंसलिंग होती है यहाँ पर जो काउंसलर होते हैं वो अपने क्लाइंट को हर चीज के लिए डायरेक्ट करते हैं और इस तरह की काउंसलिंग में जो मेन रोल होता है वो काउंसलर का ही होता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग की। तो जो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग है आपको याद रखना है कि इसके चीफ एक्सपोनेंट कार्ल रॉजर हैं और कार्ल रॉजर के बारे में आपको याद रखना है कि वो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है, बहुत बार इनकी नेशनलिटी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी के साथ आपको याद रखना है कि जो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग है ये क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग है। मतलब कि यहाँ पर जो काउंसलिंग का सेंटर है उसके सेंटर में क्लाइंट होते हैं, मतलब कि क्लाइंट यहाँ पे मेजर रोल प्ले करते हैं। यहाँ पर जो क्लाइंट्स होते हैं उन्हें खुद को फ्रीली एक्सप्रेस करने की परमिशन होती है, ठीक है, और यहाँ पर जो काउंसलर है उसका सिर्फ इतना रोल होता है कि वो इंडिविजुअल को यानी जो क्लाइंट है उसको बीच बीच में वो डायरेक्ट करता है और गाइड करता है। यहाँ पर जो काउंसलर है वो अपने क्लाइंट से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं ताकि वो पॉसिबल सॉल्यूशंस के बारे में सोच सके। इसी के साथ आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो क्लाइंट है, जो काउंसली है, वो एक्टिव रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे जो क्लाइंट है वो अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं और काउंसलर की हेल्प के साथ वो एक सॉल्यूशन पर पहुंचते हैं और डिसीजन लेते हैं। तो आपको नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग के बारे में याद रखना है कि इसके जो चीफ एक्सपोनेंट है उनका नाम है कार्ल रॉजर और इसके साथ आपको याद रखना है कि ये क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग है। यहाँ पर जो काउंसलर है उनका सिर्फ यही काम होता है कि उनको क्लाइंट के लिए एक ऐसा एटमोस्फियर बनाना है, एक ऐसा एनवायरनमेंट डेवलप करना है जहाँ पर जो क्लाइंट है वो खुद के साथ काम कर सके, खुद सोच सके और एक सॉल्यूशन तक वो पहुंच सके। नेक्स्ट हमारे पास है एक्लेक्टिक काउंसलिंग। तो एक्लेक्टिक काउंसलिंग के बारे में आपको याद रखना है कि इसके चीफ एक्सपोनेंट FC थ्रोन है और यहाँ पर कोऑर्डिनेटिव मेथड्स का यूज किया जाता है। यहाँ पर जो क्लाइंट है और जो काउंसलर है ये दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, काम करते हैं ताकि वो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढ सके। यहाँ पर जो मेन फोकस है वो क्लाइंट की पर्सनैलिटी और उसकी नीड्स पर रहता है ताकि कुछ ऐसी टेक्निक्स का हम यूज कर सके, कुछ ऐसी टेक्निक्स हम ढूंढ सके जिससे कि प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढा जा सकता है।
तो यहाँ पर रीअश्योरेंस टेस्टिंग और केस हिस्ट्री जैसी कुछ टेक्निक्स का यूज भी किया जाता है। तो आपको एक्लेक्टिक काउंसलिंग के बारे में याद रखना है कि इसकी जो चीफ एक्सपोनेंट है इनका नाम है एफसी थ्रोन, और इसी के साथ आपको याद रखना है कि यहाँ पे कोऑर्डिनेटिव मेथड का यूज किया जाता है। मतलब कि यहाँ पर जो क्लाइंट है और जो काउंसलर है ये दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, काम करते हैं और प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढते हैं। तो आई होप कि आपको काउंसलिंग के टाइप समझ आ गए होंगे। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वालिटीज ऑफ अ काउंसलर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो काउंसलर है उनमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो जो काउंसलर है उनमें सिंपैथी होनी चाहिए, लिसनिंग स्किल और पेशेंस होना चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए, अटेंशन पावर होनी चाहिए, कन्वर्सेशन स्किल्स होनी चाहिए, सेंसिटिविटी और डेलिकेसी होनी चाहिए, क्रिटिकल सिचुएशन मैनेजमेंट होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी उनको होनी चाहिए और इसी के साथ फैक्ट को ऑर्गेनाइज करना उनको आना चाहिए। तो आपको याद रखना है कि जो काउंसलर है सबसे पहले तो उनमें सिंपैथी होनी चाहिए, ठीक है, और उसके बाद उनमें सुनने की स्किल होनी चाहिए, ठीक है, पेशेंस होना चाहिए। इसी के साथ खुद को रिस्पेक्ट करना और क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखना, मतलब कि उनमें क्या है विश्वसनीयता भी होनी चाहिए। इसी के साथ उनमें अटेंशन पावर होनी चाहिए, यानी कि जो क्लाइंट है उसको वो अटेंशन दे सके, उसकी बातों को वो ध्यान से सुन सके और उसको समझ सके। इसी के साथ उनमें कन्वर्सेशन स्किल होनी चाहिए, मतलब कि जो काउंसलर है उनमें ये स्किल होनी चाहिए कि वो अपने क्लाइंट के साथ कन्वर्सेशन को इनिशिएट कर सके, उनके साथ वो बातचीत कर सके। इसी के साथ उनमें सेंसिटिविटी की भावना होनी चाहिए, उनमें दूसरों की फीलिंग्स के प्रति रिस्पेक्ट होनी चाहिए। इसी के साथ उनमें ऐसी स्किल होनी चाहिए कि वो किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन को, किसी भी डेलिकेट सिचुएशन को वो सही से मैनेज कर सकें। इसी के साथ उन्हें साइकोलॉजी यानी जो मनोविज्ञान है इसकी नॉलेज होनी चाहिए और फैक्ट को सिस्टमैटिक तरीके से ऑर्गेनाइज करने की स्किल भी उनमें होनी चाहिए। तो आपको याद रखना है कि जो काउंसलर है इनमें ये सभी क्वालिटीज होनी चाहिए। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।